थोड़ा नीचे करो, सेकंड पेज पे आओ। हाँ तो ये लैब में आया भाई सवाल। तो इसमें क्या पूछ रहे हो तुम इसमें? नीचे आओ। ये इंटीग्रेशन बताओ यार इसकी। हाँ यार इसी लिमिट्स लगा दी उसके बाद। हाँ बताता हूँ देखो। इसकी जो हमने लिमिट्स बनाई है ना वो यहाँ पे बनाई है। ये देख रहे हो ये बनाई है। अब सबसे मैक्सिमम लिमिट इन्फिनिटी। उसके बाद लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन हमें बोला गया था सवाल में कि वाई है। उसके बाद ना हमने सवाल के अंदर इसके 6 केस बनाए थे ना, तो हमने एक केस तो लेट करा था। पहला केस, उस केस में हमने ये बोला गया था x1 x2 x3, यही केस था ना। अगर मैं ऊपर आऊँ तो दिखाऊं तो यही केस थे ना हमने बनाए थे ये। और ये केस हमने बनाए थे इस n नंबर ऑफ वेज की मदद से। तो हमने पहला केस कंसीडर करा था ये वाला। तो ये जब हमने लिमिट बनाई ना नीचे, ये लिमिट बनाई हमने, तो ये हमने इसी तरीके से बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हुई है ना, बताता हूँ किस तरह हुई। तुमने करना है कि सबसे पहले y लिख देना है फिर पहले इंटीग्रल में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से x3 लिख देना है दूसरे इंटीग्रल में, और x2 लिख देना है तीसरे इंटीग्रल में, ठीक है। अब यहाँ पे ना नीचे जो आ रहा है, नीचे सबकी जो लिमिट है ना वो इन्फिनिटी है, सारे इंटीग्रल की लोअर लिमिट इन्फिनिटी है। लेकिन हमने यहाँ पे x3 क्यों लिखा है, x2 इसलिए लिखा है, हम बता रहे हैं। तो ये x3 का इंटीग्रल है, ये x2 का इंटीग्रल है, ठीक है। ये चीज़ भी तुम्हें समझ आ गई होगी। अब उसके बाद हमने कराई कि फंक्शन लिखा है हर एक का, मतलब ये कि एक एफ एक्स लिखा f(1) dx(1), फिर f(2) dx(2), f(3) dx(3). अब इंटीग्रेशन जो हम करेंगे ना, इसके अंदर हमें एक चीज का ख्याल रखना है, हमने सीक्वेंस से चलना है। सीक्वेंस का मतलब ये है कि भाई x1 है ना नीचे ये, तो हमने x1 वाले इंटीग्रल को पहले करना है, उसके बाद फिर x2 वाले को, फिर आखिरी में x3 को। तो जब तुम x2 पे करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें ये चीज पता है कि अगर तुम पीडीएफ है ना, ये स्मॉल एफ है, जब पीडीएफ का तुम अपर लिमिट एक्स के साथ इंटीग्रल करते हो तो वो पीडीएफ बन जाता है। तो यहाँ पे यही तो हुआ है, ये स्मॉल एफ एक्स वन था तो ये कैपिटल बन गया, ठीक है, कैपिटल बन गया। और इसकी लिमिट 2 थी ना, x2। तो जब हमने लिमिट लगाई तो ये बन गया f(x2). और f(x2) जब ये बना तो यहाँ पे पहले से एक और f(x) मौजूद था, ठीक है, f(x2) मौजूद था। हमने फिर क्या ऐड करा, हो जाएगा वो। स्क्वायर कर दिया ना, स्क्वायर कर दिया, दो हो गए ना हमारे f(x2). और सही। फिर उस पे f(x3) डिवाइड की में टू लिमिट क्यों लगाई। लिखा? फिर इस तरह करके हमारे f(x3) जो हो गए वो 3 हो गए। डिवाइडेड बाय x2 क्यों लिखा? या डिवाइडेड बाय, डिवाइड में x2 क्यों लिखा और सिर्फ 2 क्यों लिखा? डेरिवेटिव लिया ना, जो ऊपर पावर होगी वो नीचे आ जाएगी। इंटीग्रेशन में होता है ना ये, तुम्हें इंटीग्रेशन चीज पता इंटीग्रेशन। होगी कि इंटीग्रल जब हम लगाते हैं तो जो भी हमारी पावर होती है वो बेस में भी आती, वो नीचे भी आती है डिवाइड में। भाई इंटीग्रेशन का हमने यहाँ पे बेसिस से हम पावर ऐड किया है या वो मैं कह रहा इंटीग्रेट हूँ किया है? इंटीग्रेशन में ये होता है ना कि जैसे n है, n की पावर 1 है, तो जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो n+1, n की पावर +1 होगा, मतलब 1 में एक और 1 ऐड होगा, और नीचे जो होगा वो 1+1 मतलब 2 आ जाएगा। तो यही तो हुआ इधर, नीचे 2 आ गया। इंटीग्रेशन जो होती है ये वही है। हम्म। तो अगर मैं बोलता हूँ इस सवाल में मसला आ रहा है ना, तो तुम्हारा लैब का सवाल ही फंसेगा, क्योंकि लैब में ही यही सवाल आया हुआ है सेम। उसके अंदर हमने इसी तरीके से निकाला तो नहीं है हमें, उसमें डायरेक्ट हमने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट हमने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, मतलब f(y) की पावर 3 लिखा हुआ है हमने डायरेक्ट उधर। लेकिन खैर ये इस तरीके से बना है। अब उसके बाद जो है हम इसकी निकाल रहे हैं y8 के लिए, तो हमें 1 माइनस करा है, और फिर z डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसकी मदद से हमने, मतलब x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा करा तो z बन गया, और उधर से करा। तो यहाँ से हम z टेबल देखेंगे, z टेबल 1 पे जो भी वैल्यू आएगी इसको क्यूब करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिली, और एट द एंड हमारा आंसर आ गया।
अच्छा आतिफ, जो एक सवाल था जिसमें 5x की पावर 4 दिया हुआ था, बिल्कुल वैसे ही होगा ये भी ना? ये वाला भी बिल्कुल वैसे ही सवाल है, लेकिन ना इस सवाल के अंदर एक मसला है। वो मसला ये है कि ना, पता है क्या, 4.6 सवाल ना है ना, लेकिन एक चीज की गारंटी है कि ना ये वाला सवाल आएगा, मतलब तुम्हें ये रेशो मिलेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी लाजमी। इसका सवाल मैंने देखा था। तो जब भी इस तरह का कंडीशन आए ना तुम्हारे पास y इज इक्वल टू x1/2, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जो भी सोल्यूशन है ना वो दो होगा, मतलब ये कि दो केस बनाओगे तुम, एक केस वन और एक केस टू। अब ये किस तरीके से बनेगा ये आगे देखते हैं। ये देख रहे हो, केस वन और केस टू, ये दो केस बनेंगे जब भी उस तरह की कंडीशन है। ये चीज़ याद रखनी है। और केस इस तरह से बनेंगे कि तुम्हारी जो y की लिमिट होगी ना, वो एक बार इन्फिनिटी होगी 1 से और एक बार 0 से 1 होगी। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। वजह यह है कि अगर तुम लोग को आगे वो फंक्शन भी बदल दें, कुछ भी दे दें, लेकिन एट द एंड ना तुम्हें ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी पेपर में। और जब ये चीज़ आएगी ना, ये वाली y इक्वल टू x1/2, तो तुम्हें दो केस लगाने, और अगर तुम एक केस लगा के आओगे तो तुम्हारे को मतलब पूरा सवाल कट जाएगा, क्योंकि तुम्हारा एक तरीके से काम ही नहीं हुआ जो बोला गया था। तो इस वजह से ना ये सवाल मुझे लगा कि ऐसा कि ये सवाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें केस बन रहे हैं, और कोई भी सवाल है वो इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ या इस रेशियो के साथ, तो सेम सवाल सोल्यूशन होगा, बस फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी, तो हमारा क्या जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू हम कर देंगे। अब यहाँ पे चेंजिंग क्या हो सकती है, एन की वैल्यू बदल देंगे, 2 की जगह 3 कर देंगे, तो ज्वाइंट पीडीएफ हमारा थोड़ा बड़ा आ जाएगा। जैसे अभी इधर हमारा 16 आया है, तो 16 को एक बार और 4 से कर दोगे, और यहाँ पे एक x3 आ जाएगा। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये सबसे अलग और यूनिक चीज़ है हमारे लिए, कि इस पे दो केस लगते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। अब दो केस लगने की वजह मैं इसका बताऊँ। मीन और वेरिएंस दिखाओ, क्या वो मीन किस और तरह वेरिएंस? होगा? हमें मीन और वेरिएंस फाइंड करना है ना इसमें, वो किस तरह करेंगे? देखो, जब हमने यहाँ पे जब हमने सीडीएफ निकाली ना दो केस पे, पहला केस ये था, दूसरा केस ये था, ये सीडीएफ आ गया। अब सीडीएफ को पीडीएफ में कन्वर्ट करा, डेरिवेटिव लेके इस चीज़ का डेरिवेटिव लिया, ये आया, और इस चीज़ का डेरिवेटिव लिया, ये आया। ठीक है, अब इसका जो मीन और वेरिएंस है वो किस तरीके से आएगा, वही सिंपल जो हमें एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, मतलब वाई मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि द रैंडम वेरिएबल वाई, वरना एक्स होता तो हम एक्स फंक्शन से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने मीन निकाले इस तरीके से। उसके बाद वेरिएंस का एक फॉर्मूला होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर और फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर जो हमने निकाली थी वो यहाँ पे इस तरीके से निकाली ना, सिर्फ यहाँ पे वाई स्क्वायर कर दिया, जिस तरह उधर एक्स था। और दूसरी वजह ये ना, ये पीस वाइज फंक्शन बन रहा है। ये चीज़ भी याद रखने वाली है कि देखो यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन है, दोनों जो लिमिट है ना, दोनों को हम करेंगे, दोनों दो दफ़ा इंटीग्रेशन होगी यहाँ पे, और अलग अलग फंक्शन होंगे। इस लिमिट के लिए ये फंक्शन होगा और इस लिमिट के लिए ये फंक्शन होगा। ये चीज़ भी यहाँ देखने वाली है। तो इस लिमिट के लिए देखो ये फंक्शन लगा, और उस लिमिट के लिए ये, और फिर हमने मीन निकाल लिया। ठीक है, हमारा ये भी हो गया। अब हम 4.7 के ऊपर आते हैं। 4.7 सवाल जो है, इस सवाल में ना ये है कि ये दो दफ़ा सॉल्व होगा। मतलब ये सवाल भी ऐसा है कि अच्छा, जो पेपर पैटर्न है ना हमारा, उसमें यह है कि एक सवाल होगा 16 नंबर का, इस तरह करके 5 सवाल हमें करने होंगे, और एक लैब का सवाल होगा 20। मैं समझता हूँ यार 16 नंबर में भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा काम है, मतलब 20 नंबर होने चाहिए थे, जिस तरह हमारे साथ एसएम और एमएस में हुआ ना कि 4 सवाल करके हमें 20 नंबर मिले, वैसा होना चाहिए था हमारे साथ। लेकिन इधर इस तरह नहीं है। तो अभी इस सवाल को हम देखते हैं। तो हमें फंक्शन दिया हुआ है दोनों वेरिएबल के लिए। अच्छा, इन जितने भी सवाल है ना, मैं इनमें ये चीज़ बोलूंगा कि कोई भी सवाल आ जाए ना, तो तुम्हें पहली चीज़ देखनी कि यहाँ पे वेरिएबल कितनी है। अभी जैसे यहाँ दो हैं, तो तीन हो सकते हैं, या दो होंगे, इससे ज़्यादा तो होते नहीं है, दो होंगे।
तो तुमने 2 दफ़ा फंक्शन लिख दिया, एक बार x1 एक बार x2, ये तो सिंपल चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर ज्वाइंट पीडीएफ हम निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करके ज्वाइंट पीडीएफ हमने निकाल लिया। फिर तीसरा काम हमारा होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करनी है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करनी थी, लेकिन यहाँ पे खैर स्केच बना दिया तो वो भी कोई मसला नहीं, हम स्केच बना देंगे इस तरीके का। ठीक है, अब ये स्केच इस तरह क्यों बना है? स्केच बना है, देखो स्केच जब भी हम बनाएंगे ना, 2 वेरिएबल हैं अगर दोनों का सेम है, तो हमें ये पता है कि ये जो लाइन होगी ना, ये वाली, यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 होगा। ठीक है, x1 इक्वल टू x2 होगा। लेकिन जब हम यहाँ पर आए ना, ये इस लाइन को अगर हम टारगेट कर रहे हैं, तो इस लाइन पे x2 इक्वल टू 2x1 हो गया। इसकी वजह ये हुई कि भाई देखो x1 का एरिया क्या हो गया, कम हो गया ना। अच्छा, एरिया के लिहाज से छोड़ दो, मैं बात दूसरी लॉजिक से मैं बताता हूँ। देखो x1 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 1 आ रही है ना, क्योंकि अगर ग्राफ में हम बात करें 0 ये है, 1 ये है ना, और यहाँ पे क्या आ रही है, 1 आ रही है, 1 1 आ रही है। अब जब लाइन यहाँ पे आ गई तो x1 की वैल्यू हाफ हो गई ना, और x2 की वैल्यू तो 1 है, तो x2 क्या होगा, 2x1 होगा। समझ रहे हो? तो बराबर करने के लिए, खैर ये तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन में गिवन है, तुम देख लो ट्रांसफॉर्मेशन में x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू है ये, या इक्वल टू और ग्रेटर देन हाफ। तो हम अगर x1 की वैल्यू निकालेंगे, x2 की निकालेंगे, तो बस आगे पीछे मल्टीप्लाई करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी हम करेंगे तो हमें मिलेगी। अब जो भी हमें मिलेगी ना, उसको हम ग्राफ से तो बना के दिखाएंगे ना कि भाई कैसे प्लॉट करनी है। तो प्लॉट हमने ये सिर्फ उसको देख के करी है। ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन थी, उस ट्रांसफॉर्मेशन से हमने x2 की निकाली वैल्यू। अब जो हमारी वैल्यू आ गई ना, उसको हमने दिखाना भी था वो है कहाँ पर वैल्यू है। ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ वो वैल्यू लिख दें। अब वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी, इसकी वजह है कि हम ये सोच रहे हैं कि जब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें तो x1 की वैल्यू क्या हो गई, हाफ हो गई ना, क्योंकि ये वहाँ पे 1 थी, हाफ हो गई, और x2 की वैल्यू 1 हो गई। तो मतलब है x2 जो है वो x1 का ट्वाइस हो गया, तो ये लाइन यहाँ पे बन रही है। मतलब ये जो कंडीशन या ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। इस वजह से हमने स्केच इस तरह का बनाया। उसके बाद सीडीएफ टेक्निक हमने करी, सीडीएफ टेक्निक में वही करा, हमने x2 की वैल्यू निकाली इसी ट्रांसफॉर्मेशन से। सवाल में 2 ट्रांसफॉर्मेशन थी तो 2 बार ये सॉल्व होगा, हम पहली ट्रांसफॉर्मेशन को कंसीडर करके सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने पहली को कंसीडर करके सॉल्व करा। अब ये जो आया ना 2, ये स्लोप है। हमें ये चीज़ पता है कि अगर 2 वेरिएबल आपस में बराबर हो और उसके साथ एक कांस्टेंट आया हुआ है, तो वो कांस्टेंट m है, वो m है, m स्लोप है हमारा। अब हमने ऊपर वाले ग्राफ को देख के ना लिमिट बता दी। लिमिट क्या होती है, हम ए वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्रैकेट में ज्वाइंट की हम बात करते हैं कि 2, मतलब जो भी हमारा ग्राफ है जो भी है वो 2 के लिए। अब लिमिट हमने कैसे बनाई, लिमिट हमने ऐसे बनाई कि हमने ऊपर वाले ग्राफ को देखा। मैं ये नीचे वाली लिमिट छुपा देता हूँ और तुम लोग खुद सोच के बता सकते हो इस ग्राफ को देख के। देखो लिमिट हम ऐसे बताएंगे कि x1 की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, लेकिन 1 तक नहीं आ रही, यहाँ तक आ रही है ना, यहाँ तक आ रही है, तो हम x1 की लोअर लिमिट बोलेंगे 0, और अपर लिमिट आएगी x2/2। x2/2 ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी ना, अभी 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो x1 की अपर लिमिट हमें मिल गई। अब x2 की अपर लिमिट क्या है, 0 से 1 है, सिंपल नजर आ रहा है भाई, ये 0 यहाँ से शुरू हो रहा है और ये लाइन जो है 1 तक आ रही है ऊपर। तो तुम नीचे देख लो, लिमिट यही है जो मैंने बताई है, यही लिमिट है। ये लिमिट जो मैं बोलती थी ना हमें क्लास में कि सबसे मेन काम लिमिट निकालना है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है उससे जज करके हमने बताना है, तो ये वही काम है। आगे का काम देखो तो सिर्फ इंटीग्रेशन और कुछ भी नहीं है। तो इससे अगर ये काम समझ आ रहा है तो उसका मतलब है सवाल कोई भी चेंज कर दिया है तुम्हारे लिए मसला है ही नहीं। तुम खुद जज कर सकते हो कि तुम्हारी लिमिट कैसे और स्केच कैसा बनेगा। कुछ कह रहे हो, आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही, चैट में लिख दो।
हाँ बोलो यार, कुछ बोल लेता कोई। तो इस नहीं, लिमिट को हमने फिर क्या करा, इंटीग्रेशन शायद लगा। वैली क्या कुछ कह रहे थे, कह रहा था। क्या कह रहे थे? मैं नहीं, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। आवाज तो मैं ये बता रहा था कि ये जो होगी लिमिट है इसको हमने फिर इंटीग्रेट करा, ज्वाइंट पीडीएफ से निकाला और एट द एंड हमारा आंसर आ गया। कुछ भी नहीं मसला था। अब हमने दूसरे के लिए करा, दूसरी जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी, तो अब इस ट्रांसफॉर्मेशन वो हमने देखा। तो अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को जो ये ग्राफ बना है ना, ये स्केच, ये हमने उसी को देख के करा है। अब भले तुम लोग को मतलब ये चीज़ ना लिखो, ये जो लिखी हुई है, लेकिन ये लिखने की वजह है, ये लिखने की वजह है कि देखो हमें सवाल में लिमिट क्या दी गई थी, x1 x2 की। हम आतिफ, हाँ हेलो। हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ जो इससे पहले वाला सवाल था उसमें तो ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई थी सिंपल सी। एक में हाँ x1/x2 दी हुई थी, और जो जिसमें 125 था उसमें जो है y = x1 + x2 + x3 ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई थी। हाँ तो वो तो सिंपल हो रहा था। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है इसमें लिमिट्स क्यों निकालना है? वो तो सिंपल हो गया था वाले दोनों सवाल। यार, ये जो लिमिट्स निकाली गई है हमारी आसानी के लिए। अगर तुम ये लिमिट्स ना निकालो, ठीक है, अब तुम्हें मैं बोलता हूँ कि तुम बना के दिखाओ, तुम कैसे बनाओगे? तो मैं बोलता हूँ कि तुम्हें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है ये वाली, ठीक है। अब इससे तुमने चलो x2 की भी वैल्यू निकाल ली, मतलब x2 मिल गया तुम्हें, ठीक है। अब x2 = 1/4 x1। अब ये जो पॉइंट है ना, x2 = 1/4 x1, ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। ये तुम कैसे बताओगे? ये तो तुम नहीं बता सकते ना भाई, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि हम कैसे, मतलब एक तरीके से ये जो वैल्यूज हमने लिखी हैं यहाँ पे 3/4, 1/2, 1/4, या ये हम नहीं लिख सकते, हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऊपर लिमिट्स वाला काम करेंगे तो हमें पता होगा। तो हर सवाल को अलग तरीके से एक टीचर जो होता है वो आसान बनाता है हमारे लिए। तो सिंपल ही आसान बनाना है। चाहे तो टीचर की मर्जी होती कि वो डायरेक्ट हमें इस तरीके का ग्राफ बनाते और बोलते भाई ये याद कर लो, तो हम लोग कुछ नहीं करवाते, लेकिन हमें तरीका बताया कि करना क्या है। अब जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, तो ट्रांसफॉर्मेशन से हमें ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू रखेंगे हम। डिफरेंट वैल्यू क्या रखेंगे? एक बार x1 की वैल्यू 0 रखेंगे, x1 की वैल्यू 1 रखेंगे, x1 की वैल्यू 1/4 रखेंगे, 1/2 रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे, और 3/4, जो भी रखना चाहो रखो। लेकिन 1/4 क्यों रखी? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में 1/4 गिवन थी, ठीक है। तो मेरी नज़र में ना 1/4 का मतलब है 0.25, मतलब 25%। तो जो हमारी रेंज है वो तो 0 से 1 है, मतलब 1 से मतलब 100, जैसे मतलब 0 से 1 प्रोबेबिलिटी होती है ना, 1/2 50 होता है, मतलब हाफ, तो उसका हाफ है ये। फिर 1/4 सवाल में गिवन था, और ये 3/4 हमने खुद रखा। तो कहने का मकसद ये कि ये हमने खुद एक तरीके से आइडिया लगाया कि भाई 1/4 था, तो 1/4 हमारा पहला ग्राफ के अंदर पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। और इस पॉइंट पे ये कर्व बन रहा है। अब इसके लिए हमने लिमिट निकालनी है। अब लिमिट मैं बताऊं कैसे निकालें, मैं डायरेक्ट लिमिट बताता हूँ हमने कैसे निकालेंगे। अब तुम बोलते हो यार x1 की लिमिट क्या है, लोअर और अपर दोनों। तो देखो लाइन कहाँ तक जा रही है, लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है ना। तो मैं बोलता हूँ x1 की जो लोअर लिमिट होगी ना, वो 1/4 मुझे नज़र आ रही है, और अपर लिमिट आ रही है 1। अब मैं देख लेता हूँ क्या है भी ऐसी या नहीं। देख रहे हो, यही आ रही है ना 1/4 और 1, जो मैंने बोली थी। मैंने कैसे बता मैंने ऐसी तो देख के बताई है कि यहाँ से मैंने देखा यार x1 जो है वो शुरू कहाँ से हो रहा है, 0 से हो रहा है। लेकिन इस ग्राफ में जो हमने बनाया है लाइन, इस लाइन में x1 कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। तो 1/4 हो गई ना लोअर लिमिट, और मैक्सिमम ये 1 पॉइंट है, तो 1 तक जा रहे हैं। अब हम x2 की बात करते हैं, x2 कहाँ से शुरू हो रहा है,
x2 शुरू हो रहा है यहाँ से, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली वैल्यू आएगी। अब हम x2 में तो 1/4 नहीं लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू लिखेंगे, और अपर इसकी क्या है 1 है, x2 की भी, तो हमने x2 की लिख दी, लोअर और अपर, और इंटीग्रेट करा। इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है, इंटीग्रेशन के बाद हमारा आंसर आ गया। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुछ ज़रा सी ट्रांसफॉर्मेशन घुमा दी जिसकी वजह से हम लोग को थोड़ा चेंज लगा, लेकिन वैसा मुश्किल नहीं था इस सवाल में। अब हम अगले सवाल पर आते हैं। अब 4.13 है ये। अच्छा, इस सवाल का जो जनरलाइज तरीका है वो यही है ना कि पहले पीडीएफ निकालेंगे और पीडीएफ निकालने के बाद इसको इसमें लिमिट्स लगा देंगे इसकी। देखो जनरलाइज तरीका ये कि सबसे पहले फंक्शन लिखा, अगर दो रैंडम वेरिएबल हैं दोनों के अलग अलग फंक्शन लिखे, फिर उसके बाद तुमने ज्वाइंट पीडीएफ निकाला, उसके बाद तुमने ट्रांसफॉर्मेशन लिखा। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम ट्रांसफॉर्मेशन लाजमी लिखना है, उसके बाद तुमने स्केच करना है। स्केच करने के बाद तुमने लिमिट लगानी है, लिमिट लगाने के बाद लिमिट फाइंड कर लेंगे तुमने, लिमिट फाइंड करने के बाद तुमने इंटीग्रेट करना है, तुम्हारा आंसर है। कुछ भी नहीं है ये, सारे सवालों में यही चल रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना, स्पेशल केस जो आ रहे हैं, स्पेशल केस एक हमने ऊपर देखा जिसके अंदर केस 1 केस 2 आ रहा है, वो सवाल भले रट के चले जाओ, क्योंकि वो सवाल लाजमी आएगा, क्योंकि ये लोग इतने अच्छे नहीं है कि हमें ऐसे सवाल देते हैं जो हम आराम से कर लें। स्पेशल केस वाले सवाल आएंगे। अब मैं जो सवाल जानता हूँ ना स्पेशल केस वाले, एक है पेज 171 पे एग्जाम्पल 3, जो मैंने एक मीटिंग में कल वाली में कराई थी, जिसके अंदर एक डायमंड बनता है। वो सवाल है पास पेपर का और इम्पोर्टेंट है, वो करना है, वो एक स्पेशल केस है। और अभी जो हमने इसके ऊपर देखा था जिसके अंदर y = x1/2 केस 1 केस 2 आ रहे थे, वो करना है। ये दो इंपॉर्टेंट हो गए। और 14.15 करना है। अभी 13 हम करते हैं, इस पर 15 भी हम देखते हैं। तो इधर वही ज्वाइंट पीडीएफ निकाल ली, मैंने बोला उसको ट्रांसफॉर्मेशन आप कंसीडर करेंगे, फिर हम बोलेंगे यूजिंग सीडीएफ टेक्निक, फिर हम सीडीएफ टेक्निक करेंगे, फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे पुट कर देंगे, और फिर हम लिमिट निकालेंगे, जो मैंने बात बोली कि लिमिट निकालनी है। लिमिट लेकिन हम ऐसे नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, हमें स्केच करना लाजमी, और इसी स्केच के नंबर हैं। अगर स्केच नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपने स्केच कर लिया, अब इस स्केच की मदद से लिमिट निकालेंगे। अब मैं इस स्केच को देख के डायरेक्ट बता सकता हूँ लिमिट क्या आ रही है। तुम देखो भाई, x1 की क्या आ रही है, 0 आ रही है, 0 से 2 आ रही है। ठीक है, 0 से 2 आ रही है। और x2 की क्या आ रही है तुम्हारी, 0 से 2 आ रही है। लेकिन इस तरह होगा नहीं, फिर हम देखते हैं क्या आ रही है। अब यहाँ पे ना इस सवाल में गलती क्या कर सकता है कोई भी आम बंदा, वो ये समझ सकता है यार 0 से इधर भी 2 आ रही है x2 की, और 1 की भी, x1 की भी यही आ रही है, मुझे भी यही लगा। लेकिन जब मैं आगे गया तो मैंने एक चीज़ नोट करी, इधर सवाल में बोला गया था कि इन दोनों का जो सम है ना वो y है। जब y है इन दोनों का सम, तो ये इस y का तो इस्तेमाल करना है ना हमने फिर बोला x1 को y कर दिया यहाँ पे इस पॉइंट पे, क्यों, क्योंकि y इन दोनों का सम है। जब दूसरे की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, या इस पॉइंट पे y2 तो 0 होगा ना, क्योंकि y2 तो इस यूं जा रहा है ना, यूं जा रहे हैं, वो x2 की बात करो, x2 तो यहाँ पे आ रहा है ना, और x1 यहाँ पे आ रहा है, तो y एक्सिस तो यहाँ पे 0 होता है, तो इस वजह से x एक्सिस बल्कि यहाँ पे 0 होता है, तो इस वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो गई। ठीक है, x1 = y, फिर x1 + x। अब हमने लिमिट कैसे निकाली, हमने निकाली लोअर लिमिट x1 की 0 और अपर लिमिट निकाली y। ठीक है, और x2 की हमने कैसे निकाली, लोअर लिमिट 0, और अपर लिमिट हमने कैसे निकाली, अपर लिमिट ऐसे निकाली कि ये जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन थी ना, इसमें y को उधर भेज दिया और x2 को उधर लिया, या x1 को उधर भेज दिया, तो x2 = y - x1, तो ये आ गया, ये हमने निकाल दी। फिर हमने इस लिमिट को अप्लाई करके इंटीग्रेट करा, सिंपल हमारा CDF आया, CDF का डेरिवेटिव लिया, हमारा PDF आ गया। अब ये जो एग्जांपल है ना, ये लैब का सवाल है, लैब में हमें इसी तरह का एग्जैक्ट सेम सवाल दिया, वो लैब मैंने करवा दी है, सेम वही है एग्जैक्ट। तो तुम लैब कर लोगे, ये कर लोगे, बात एक ही है। तो मेरी नज़र में करना चाहिए ताकि लैब भी हो जाए और सवाल आ जाए, तुम सेफ साइड पे हो।
ठीक है, ये डेरिवेशन की तरह ये याद करना, और सिंपल है, मैंने लैब में समझाया था, ये लैब की वीडियो में देख लेना। अब 4.21 है हमारा, ये जिस तरह वो पॉइजन का था इसी तरह ये बाइनोमियल का है। इसकी लैब में उसने दी ही नहीं थी, शायद लैब 8 या 9 थी, वो हुई नहीं, तो खैर ये भी आ सकता है, ये भी उसी की मतलब एक तरीके से कॉपी है। और इसका स्पेशल केस भी एक है 3 वेरिएबल के लिए, भी मैं बता चुका हूँ। तो 4.15 है, ये सवाल एक इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें वही 5x⁴ होता है और 3 ज्वाइंट निकालेंगे, सेम मेथड है। इसको भी हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो अभी बता रहा था कि ये वाली है, फिर वही लिमिट्स निकाली हमने। हाँ, सवाल में स्केच नहीं किए। अच्छा इस सवाल में स्केचिंग क्यों नहीं की गई? भाई इस सवाल में स्केचिंग की हाँ तो यार मेरा नेट चला गया था बीच में, तो हाँ अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। खैर अभी देखो, मैं ये बता रहा था, जब भी ना तुम्हें इस तरह की लिमिट मिलेगी, वो क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी इस तरह की, तुमने स्केच करना नहीं है। स्केच सिर्फ अलग तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन पे करना है, समझ रहे हो बात? इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन पे स्केच नहीं करना। स्केचिंग किस तरह करना है, जो हमने पिछले सवाल करे थे। सही है। तो ये चीज़ भी मैंने तुम्हें बता दी। तो तकरीबन यार हमारा चैप्टर 4 मेरे हिसाब से हो गया, तुम्हें बस अब प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। लैब्स हो गई, लैब्स करोगे अभी भले रात के 1 बजे तक करो, बाकी कल का पूरा दिन है, तो मेरे से अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी कल रात को फिर मैं और आगे के जो सवाल है ना ये वाले, ये मैंने कल डिटेल में करवा दिए थे, ठीक है। ये वही एग्जाम्पल वाला सवाल है, ये वाला जो डायमंड बन रहा है। तो मीटिंग एंड करते हैं बस, मैं भी थक गया हूँ, तीसरी मीटिंग थी। आतिफ, हाँ हेलो हाँ बोलो, आवाज़ आ रही है। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि 4.30 4.30 और 4.27, मैं कह रहा हूँ कि 4.30 और 4.27 यार की वो हुई हमें भी, वो वो कल तुमने शायद देखेंगे, करवाई नहीं है। हमें करवाई नहीं तो इसलिए मैंने वो करी भी नहीं है। भाई जो करवाया वही उस करेंगे, उनको भी पता है। और ये दो सवाल थे, और दूसरा जो डेरिवेशन दो थी, हाँ यार वो ना ऐसी चीजें जो हमें करवाई नहीं है ना, तो अभी वो मैं कर ही नहीं रहा, हमारे पास जो करवाया वो करने ना का टाइम नहीं है ना। तो कल हम थी, सटक जो असल हाँ, में जो सवालात हैं वो बाकी तो फिर वही सवाल तो आए हुए हैं ना पास पेपर में। आए में तो कल देखते हैं, अगर मैंने कर लिए, मेरे पास टाइम हुआ कल, तो फिर मैं वो भी करवा दूंगा, वरना चैप्टर 6 करवाने हैं कल, ठीक है। ठीक है।